नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किसी उत्पाद को अनैतिक रूप से बढ़ावा देने वाले सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स को चेतावनी जारी की। भारत ने संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद रोधी ट्रस्ट फंड CTTF में $5 लाख का योगदान दिया। CBSE ने स्कूलों को निर्देश जारी किया है कि वे बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने पर ध्यान दें। RBI की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन मौद्रिक नीतियों में बदलाव को प्रभावित कर सकता है। भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है। पृथ्वी पर्यवेक्षण के वैश्विक मूल्य को बढ़ाना शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई। चलिए अब खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और सबसे पहले रुख करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने किसी उत्पाद को अनैतिक रूप से बढ़ावा देने वाले सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स को चेतावनी जारी की है। सुप्रीम कोर्ट ने उपभोक्ता कार्य मंत्रालय को विशेष रूप से खाद्य क्षेत्र में भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ उठाए गए कदमों की जानकारी देने का भी निर्देश दिया है। आइए खबर के शुरुआत में जानते हैं आखिर विज्ञापनों के विनियमन की आवश्यकता क्यों है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एवं सोशल मीडिया उपभोक्ताओं को गुमराह करने और अनुचित व्यापार पद्धतियों जैसे खतरे को बढ़ाते हैं। विशेष रूप से बच्चों के लिए वास्तविक स्वास्थ्यप्रद और सुरक्षित उत्पादों को बढ़ावा देना और उत्पाद के बारे में किसी भी प्रकार के भ्रामक दावे को रोकना आवश्यक है। इसके साथ ही जब सेलिब्रिटी किसी उत्पाद का प्रचार करते हैं तो वे उपभोक्ताओं, विशेषकर अपने फॉलोअर्स एवं युवाओं के निर्णयों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं। इसलिए जरूरी है कि सही उत्पादों का ही विज्ञापन किया जाए। चलिए अब मशहूर हस्तियों द्वारा किसी उत्पाद को बढ़ावा देने से संबंधित नैतिक मुद्दों के बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। इनमें से पहला है हितों का टकराव। जब किसी उत्पाद विशेष का विज्ञापन सेलिब्रिटी की छवि, उसके सिद्धांतों, उसकी अभिरुचियों आदि से मेल नहीं खाता है, तब हितों का टकराव उत्पन्न होता है। दूसरा है पारदर्शिता का अभाव। सेलिब्रिटी द्वारा सरोगेट विज्ञापन की आड़ में हानिकारक उत्पादों का प्रचार करना नैतिक नहीं कहा जा सकता है। गौरतलब है कि सरोगेट विज्ञापन एक ऐसे उत्पाद का विज्ञापन करने की रणनीति है जिसका प्रत्यक्ष रूप से विज्ञापन नहीं किया जा सकता है। इसका कारण यह है कि ऐसे उत्पादों के विज्ञापन कानून द्वारा प्रतिबंधित या निषिद्ध होते हैं। अगला है किसी उत्पाद को लेकर एक्सपर्ट की राय को नजरअंदाज करना। जब सेलिब्रिटी झूठे दावों वाले विज्ञापन का हिस्सा बनते हैं तब वे वास्तव में उस उत्पाद के बारे में विशेषज्ञों की नकारात्मक राय की उपेक्षा कर रहे होते हैं। और अंत में प्रामाणिकता का अभाव। कई बार मशहूर हस्तियां ऐसे उत्पादों का विज्ञापन करती हुई नजर आती है जिनका वे निजी जिंदगी में उपयोग नहीं कर रहे होते हैं। भ्रामक विज्ञापन के खिलाफ सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की बात करें तो उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू किया गया है। इसके अलावा उपभोक्ता मामलों के विभाग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सेलिब्रिटी, इन्फ्लुएंसर और वर्चुअल इन्फ्लुएंसर के लिए एंडोर्समेंट्स नॉलेज हाउस नाम से दिशा निर्देश जारी किए हैं। साथ ही उपभोक्ता मामलों के विभाग ने गामा यानी ग्रीवेंसेस अगेंस्ट मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स पोर्टल लॉन्च किया है। यहां उपभोक्ता भ्रामक विज्ञापनों से संबंधित शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। भारत ने संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद रोधी ट्रस्ट फंड यानी CTTF में $5 लाख का योगदान दिया। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि ने संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद रोधी कार्यालय यानी UNOCT के अवर महासचिव को अपना अंशदान सौंपा। वर्ष 2022 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद रोधी समिति की बैठक भारत की अध्यक्षता में आयोजित की गई थी। इस दौरान विदेश मंत्री ने फंड में योगदान की घोषणा की थी। चलिए सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद रोधी कार्यालय के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इसकी स्थापना 2017 में की गई थी। संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद रोधी ट्रस्ट फंड की स्थापना 2009 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने की थी। बाद में इसे UNOCT में स्थानांतरित कर दिया गया था। संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद रोधी केंद्र यानी UNCCT मुख्य क्षमता निर्माण शाखा है।
इसके कार्यों की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र के आतंकवाद रोधी प्रयासों के लिए दूरदर्शिता में सुधार एवं सहयोग करना तथा संसाधन जुटाना, सदस्य देशों को संयुक्त राष्ट्र की ओर से आतंकवाद रोधी क्षमता निर्माण, सहायता की आपूर्ति को मजबूत करना आदि इसके प्रमुख कार्य हैं। आपको बता दें, भारत का योगदान संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद रोधी कार्यालय यानी UNOCT के वैश्विक कार्यक्रमों का समर्थन करेगा। इन कार्यक्रमों में मुख्य रूप से आतंकवाद के वित्त पोषण से निपटना यानी CFT और काउंटरिंग टेररिस्ट ट्रैवल प्रोग्राम यानी CTTP शामिल हैं। CFT का उद्देश्य आतंकवाद के खतरों को समझने के लिए सदस्य देशों की क्षमता को मजबूत करना है और CTTP का उद्देश्य आतंकवादियों का पता लगाना और उनसे निपटने के लिए क्षमताओं के निर्माण में लाभार्थी देशों की सहायता करना है। खबर में आगे बढ़ते हैं और आतंकवाद से निपटने में आने वाली चुनौतियों के बारे में जानते हैं। आतंकवाद की सर्वमान्य परिभाषा का अभाव है। आतंकवादी लेन देन के लिए बिटकॉइन जैसी वर्चुअल मुद्राओं का उपयोग करते हैं। इस कारण आतंकवाद की फंडिंग का पता लगाने में कठिनाई होती है। लोन वुल्फ हमलों से निपटने में कठिनाई होती है क्योंकि ऐसे आतंकवादी अक्सर अपनी योजनाओं को साझा नहीं करते हैं। चुनौतियों के बाद अब आतंकवाद से निपटने के लिए किए गए उपाय भी जान लेते हैं। सबसे पहले वैश्विक उपायों की बात करते हैं। आतंकवाद से निपटने के लिए राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों को बढ़ावा देने हेतु संयुक्त राष्ट्र वैश्विक आतंकवाद रोधी रणनीति तैयार की गई है। आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद से लड़ने के लिए शंघाई सहयोग संगठन की क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना स्थापित की गई है। वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण की निगरानी करने वाली संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF का गठन किया गया है और भारत FATF का सदस्य है। भारत में किए गए उपायों की बात करें तो इनमें से पहला है वित्तीय आसूचना एकक यानी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट का गठन। इसे भारत में मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण के खिलाफ प्रयासों को मजबूत करने के लिए गठित किया गया है। और दूसरा है राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA का गठन। इसे केंद्रीय आतंकवाद रोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में स्थापित किया गया है। आइए अब रुक करते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। CBSE ने स्कूलों को निर्देश जारी किया है कि वे बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने पर ध्यान दें। हाल ही में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE ने संबद्ध स्कूलों को एक सर्कुलर जारी किया था। इसमें राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2022 के अनुरूप बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने पर फोकस करने का निर्देश दिया गया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि NEP 2020 कम से कम कक्षा 5 तक मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने की वकालत करती है। प्राथमिक रूप से इसे कक्षा 8 और उससे आगे तक भी बढ़ाया जा सकता है। NCF 2022 में सिफारिश की गई है कि 8 वर्ष की आयु तक के बच्चों के लिए शिक्षा का प्राथमिक माध्यम मातृभाषा होना चाहिए। खबर की शुरुआत में आइए मातृभाषा में शिक्षा हेतु अन्य प्रावधानों के बारे में जान लेते हैं। संविधान का अनुच्छेद 350A में राज्य को भाषाई अल्पसंख्यक समूहों के बच्चों को उनकी मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 29 के अनुसार जहां तक संभव हो शिक्षा का माध्यम मातृभाषा ही होनी चाहिए। चलिए अब मातृभाषा में शिक्षा का क्या महत्व है इस बारे में चर्चा कर लेते हैं। यह विद्यार्थियों में संज्ञानात्मक कौशल को बढ़ाती है और उनकी सीखने की क्षमता एवं शैक्षणिक प्रदर्शन में सुधार करती है। यह जटिल विषयों को समझना सुगम बनाती है। इसके साथ ही सीखने वाले बच्चे को स्वयं को आत्मविश्वास के साथ अभिव्यक्त करने एवं अपनी विरासत से जुड़ने में सक्षम बनाती है और अंत में शिक्षकों और छात्रों के बीच बेहतर संचार और समझ को सुगम बनाती है। मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करने से जुड़ी चुनौतियों की बात करें तो मातृभाषा में शिक्षण सामग्री तैयार करने के लिए कम संसाधन आवंटित किए जाते हैं। देश में मातृभाषाओं की संख्या अधिक है और इन सब भाषाओं के लिए शिक्षकों को प्रशिक्षित करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसके अलावा सभी मातृभाषाओं के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम तैयार करने में भी कठिनाई आएगी। मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त विद्यार्थियों को उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने में कठिनाई होगी क्योंकि अधिकतर उच्चतर शिक्षण संस्थानों में भाषा का माध्यम अंग्रेजी है। चलिए अब खबर के अंत में मातृभाषा में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई पहलों के बारे में विस्तार से जान लेते हैं।
भारत में की गई पहलों की बात करें तो स्कूल प्राध्यापकों और शिक्षकों के समग्र उत्थान की राष्ट्रीय पहल मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान FLN मातृभाषा, क्षेत्रीय भाषा एवं स्थानीय भाषा में शिक्षण को बढ़ावा देती है। इसके साथ ही भारत में बोली जाने वाली अलग अलग मातृभाषाओं और स्थानीय भाषाओं के अनुरूप 52 प्रवेश स्तर के प्राइमर यानी बच्चों को पढ़ाने के लिए लघु पाठ्य पुस्तकें लॉन्च की गई है। इन्हें NCERT और भारतीय भाषा संस्थान द्वारा तैयार किया गया है। वैश्विक स्तर पर की गई पहलों की बात करें तो वर्ष 1999 में यूनेस्को ने 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में घोषित किया था। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाने का विचार बांग्लादेश की पहल थी। गौरतलब है कि इसी संदर्भ में यूनेस्को द्वारा ULU उद्घोषणा यानी ULU प्रोक्लेमेशन की गई थी। यह भाषाई संसाधनों एवं विविधता की रक्षा के लिए दुनिया भर के देशों और क्षेत्रों के प्रयासों का मार्गदर्शन करने में केंद्रीय भूमिका निभाती है। चलिए अब बढ़ते हैं आज के अगली मुख्य खबर की ओर। RBI की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जलवायु परिवर्तन मौद्रिक नीतियों में बदलाव को प्रभावित कर सकता है। मौद्रिक नीति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति में सामंजस्य बनाए रखने की व्यवस्था है। इसका उद्देश्य मुद्रास्फीति और आउटपुट यानी GDP स्थिरता को बनाए रखना है। चलिए सबसे पहले मौद्रिक नीति पर जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के बारे में जानते हैं। प्रतिकूल मौसमी घटनाएं कृषि उत्पादन और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को प्रभावित करती हैं। इससे मुद्रास्फीति पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। तापमान में वृद्धि और चरम मौसमी घटनाओं के कारण नेचुरल ब्याज दर यानी नेचुरल रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रभावित होती है। इससे उत्पादकता कम हो जाती है और आउटपुट यानी सकल घरेलू उत्पाद की समृद्धि पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ब्याज की नेचुरल या तटस्थ दर अल्पकालिक वास्तविक ब्याज दर है। यह सैद्धांतिक रूप से मुद्रास्फीति को स्थिर रखते हुए अधिकतम आउटपुट प्राप्त करने हेतु अर्थव्यवस्था का समर्थन करती है। ये एक ऐसा घटक है जो मौद्रिक नीति के रुख को निर्धारित करने में मदद करता है। इसका बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं के वित्तीय स्वास्थ्य, परिसंपत्तियों के मूल्य तथा व्यक्तियों एवं व्यवसायों की आर्थिक अपेक्षाओं पर भी प्रभाव पड़ता है। चलिए अब आगे की राह समझ लेते हैं। ग्रीन टैक्सोनॉमी को अपनाना चाहिए। यह आर्थिक गतिविधियों की संधारणीयता की प्रामाणिकताओं का आकलन करने और संभावित रैंकिंग प्रदान करने के लिए एक फ्रेमवर्क है। मौद्रिक फ्रेमवर्क के लिए उपयोग करने हेतु अपने मॉडलिंग फ्रेमवर्क में जलवायु परिवर्तन संबंधी जोखिमों को शामिल करने की आवश्यकता है। अंत में ग्रीन इकोनॉमी की ओर बढ़ने के लिए उठाए गए कदम जान लेते हैं। सबसे पहला है सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड। इसकी घोषणा केंद्रीय बजट 2022-23 में की गई थी। इसे देश में ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने वाली और अर्थव्यवस्था की कार्बन तीव्रता को कम करने वाली परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए प्रस्तुत किया गया है। दूसरा है विदेशी संस्थागत निवेशकों को भविष्य की ग्रीन सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने की अनुमति प्रदान की गई है। तीसरा है सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए स्वचालित मार्ग के तहत 100% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI की अनुमति प्रदान की गई है। और आखिर में है ग्रीन क्लाइमेट फंड। इसे कम उत्सर्जन करने वाले और जलवायु अनुकूल विकास पथ की ओर बढ़ने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु स्थापित किया गया है। भारत जल, स्वच्छ ऊर्जा आदि से संबंधित परियोजनाओं के लिए ग्रीन क्लाइमेट फंड से सहायता प्राप्त कर रहा है। चलिए अब बात करते हैं बुलेटिन की अगली मुख्य खबर के बारे में। भारत विश्व में तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है। हाल ही में वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर ने ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 रिपोर्ट जारी की है। इसी रिपोर्ट में भारत को तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बताया गया है। आइए सबसे पहले रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर डाल लेते हैं। पहली बार विश्व में कुल विद्युत मांग की 30% आपूर्ति नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से की गई। 2023 में विद्युत उत्पादन की वृद्धि में मुख्य योगदान सौर ऊर्जा आपूर्ति का रहा है। इसके अलावा 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि करने वाले देशों में भारत चौथे स्थान पर था। प्रथम 3 स्थान पर चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राजील है। गौरतलब है कि 2023 में सौर ऊर्जा उत्पादन की वैश्विक वृद्धि में भारत ने 5.9% का योगदान दिया था। इसके साथ ही विद्युत क्षेत्र में भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन वैश्विक औसत प्रति व्यक्ति उत्सर्जन के आधे से थोड़ा अधिक है। हालांकि एशिया के औसत प्रति व्यक्ति उत्सर्जन से कम है। वैश्विक औसत प्रति व्यक्ति उत्सर्जन 1.8 टन CO2 के बराबर,
एशिया में औसत प्रति व्यक्ति उत्सर्जन 2.1 टन CO2 के बराबर तथा भारत का प्रति व्यक्ति उत्सर्जन 1.0 टन CO2 के बराबर है। विद्युत क्षेत्र में मौजूद चुनौतियों की बात करें तो विश्व भर में सूखे की स्थिति के कारण जल विद्युत उत्पादन में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई है। भारत का बिजली उत्पादन वैश्विक औसत से अधिक कार्बन गहन क्षेत्रक है। इसका अर्थ है कि भारत में विद्युत उत्पादन क्षेत्र अधिक कार्बन उत्सर्जन करता है। गौरतलब है कि विश्व में कोयला उत्पादन में भारत दूसरा सर्वाधिक वृद्धि वाला देश है। पहले स्थान पर चीन है। साथ ही पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा और कम कार्बन उत्सर्जन वाले अन्य स्रोतों से उत्पादन में वृद्धि के बावजूद ये स्रोत भारत की तेजी से बढ़ती बिजली की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त सिद्ध नहीं हो रहे हैं। खबर के अंत में बिजली उत्पादन को डीकार्बोनाइज करने हेतु भारत के लक्ष्य के बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। 2030 तक देश के सकल घरेलू उत्पाद की कार्बन तीव्रता यानी कार्बन इंटेंसिटी को 2005 के स्तर से 45% तक कम करना, 2030 तक स्थापित संचयी विद्युत क्षमता का 50% नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से प्राप्त करना। इसके अलावा 2070 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करना और अंत में 2030 तक 500 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित क्षमता हासिल करना। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर की ओर। पृथ्वी पर्यवेक्षण के वैश्विक मूल्य को बढ़ाना शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की गई है। यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच यानी WEF ने जारी की है। इसमें अलग अलग क्षेत्रकों में पृथ्वी पर्यवेक्षण यानी अर्थ ऑब्जर्वेशन प्रौद्योगिकियों की आर्थिक क्षमता को रेखांकित किया गया है। चलिए सबसे पहले पृथ्वी पर्यवेक्षण के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी पर्यवेक्षण से आशय पृथ्वी पर प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों तरह की गतिविधियों एवं विशेषताओं के बारे में जानकारी एकत्र करना है। इसमें भौतिक, रासायनिक व जैविक प्रणालियों और मानवीय गतिविधियों का पर्यवेक्षण भी शामिल होता है। पृथ्वी पर्यवेक्षण के 2 तरीके हैं। पहला है सुदूर संवेदन यानी रिमोटली सेंस डेटा। ऐसे डेटा अंतरिक्ष में स्थापित सैटेलाइट्स, रिमोट पायलट स्टेशन से संचालित विमानों आदि से एकत्र किए जाते हैं। और दूसरा है इन सीटो डेटा। ऐसे डेटा GPS आधारित डिवाइस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंसर आदि से एकत्र किए जाते हैं। अब पृथ्वी पर्यवेक्षण के आर्थिक अवसर की बात करें तो इसके द्वारा 2023 से 2030 के बीच वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP में $3.8 ट्रिलियन का योगदान करने का अनुमान है। पृथ्वी पर्यवेक्षण डेटा से सबसे अधिक लाभ प्राप्त करने वाले क्षेत्र में से पहला है कृषि। इससे परिशुद्ध कृषि यानी प्रिसीजन एग्रीकल्चर अपनाने में मदद मिलेगी। साथ ही उर्वरक जैसे इनपुट की खपत को कम किया जा सकेगा। दूसरा है बिजली और जन उपयोगिता सेवाएं। नए सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल विद्युत केंद्रों की ऊर्जा क्षमता एवं संचालन प्रबंधन का पूर्वानुमान किया जा सकेगा। तीसरा है खनन। इससे पुरानी खदानों में दुर्लभ भू खनिजों यानी रेयर अर्थ मिनरल्स की खोज करने और लिथियम संसाधनों की खोज व खनन को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। खबर में आगे बढ़ते हैं और पृथ्वी पर्यवेक्षण का जलवायु कार्रवाई में योगदान के बारे में जानते हैं। पृथ्वी पर्यवेक्षण प्रौद्योगिकियों के उपयोग से 2030 तक प्रतिवर्ष 2 अरब टन से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन कम किया जा सकता है। यह कुछ अहम तरीकों से संभव है, जैसे कि प्रारंभिक चेतावनी जारी करके। इससे वनाग्नि के खतरे को अच्छी तरह से समझने में मदद मिलेगी और वनाग्नि वाले क्षेत्रों की शीघ्र पहचान की जा सकेगी। ग्रीन हाउस गैसों के पर्यावरण पर प्रभाव की निगरानी करके सैटेलाइट्स और विमानों में लगे पृथ्वी पर्यवेक्षण सेंसर से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन के स्रोतों पर नजर रखी जा सकती है। इससे उत्सर्जन में कमी की योजना बनाने में मदद मिलेगी। चलिए अब इससे जुड़ी कुछ मुख्य चुनौतियां भी जान लेते हैं। पृथ्वी पर्यवेक्षण प्रौद्योगिकियों के उपयोगों के बारे में जागरूकता की कमी है। ऐसी प्रौद्योगिकियों का पूरा लाभ उठाने के लिए विशेष प्रतिभाएं उपलब्ध नहीं है। इन प्रौद्योगिकियों के उपयोग के बारे में सर्वमान्य मानक मौजूद नहीं है। पृथ्वी पर्यवेक्षण प्रौद्योगिकी बाजार काफी जटिल और प्रतिस्पर्धी है और इसका लाभ उठाना आसान नहीं है आदि। अंत में पृथ्वी पर्यवेक्षण के लिए शुरू की गई वैश्विक पहलों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। पहला है मिथेन सेट। यह मिथेन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार संस्थाओं या केंद्रों की पहचान करता है। दूसरा है एलन कोरल एटलस मॉनिटरिंग टूल। यह दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित वैश्विक प्रवाल भित्ति निगरानी तंत्र है। और आखिर में है नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार यानी NISAR। ये पृथ्वी के पारिस्थितिक तंत्र, बर्फ की चादर की मोटाई, वनस्पति बायोमास आदि में परिवर्तन को समझने में मदद करेगा।
चलिए बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थल की। हमारा आज का स्थल है चाड। इसकी राजधानी है एनजमेना। आपको बता दें, चाड में सैन्य शासन को समाप्त करने के उद्देश्य से नए राष्ट्रपति के लिए चुनाव कराए जा रहे हैं। इसकी भौगोलिक स्थिति की बात करें तो यह उत्तर मध्य अफ्रीका में एक स्थल रुद्ध देश है। यह उत्तर में लीबिया से, पूर्व में सूडान से, दक्षिण में मध्य अफ्रीकी गणराज्य से तथा पश्चिम में कैमरून, नाइजीरिया और नाइजर से घिरा हुआ है। चलिए इसकी भौगोलिक विशेषताओं पर नजर डालते हैं। यह एक अर्ध मरुस्थलीय देश है जो सोने और यूरेनियम से समृद्ध है। इसकी सबसे बड़ी झील चाड झील है। इसकी प्रमुख नदियां चारी और लोगोन है और इसका सबसे उच्चतम बिंदु माउंट कोसी है। बुलेटिन के आखिर में अब रुक करते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल ने यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों का सामना कर रहे एक फरार भारतीय सांसद के खिलाफ ब्लू कलर नोटिस जारी किया है। ब्लू नोटिस का तात्पर्य आपराधिक जांच के संबंध में किसी व्यक्ति की पहचान, अवस्थिति या गतिविधियों के बारे में अतिरिक्त जानकारी एकत्र करना है। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने नई दिल्ली के कृषि भवन में एक कृषि एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र यानी कृषि ICCC का उद्घाटन किया। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने भारत पर WTO द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक मात्रा में गन्ना सब्सिडी प्रदान करने का आरोप लगाया है। ध्यातव्य है कि WTO के अनुसार विकासशील देशों में किसी फसल के उत्पादन के लिए दी जाने वाली सब्सिडी सहायता इसके उत्पादन के कुल मूल्य के 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस सब्सिडी या घरेलू समर्थन को व्यापार की भाषा में समर्थन की समग्र माप यानी AMS कहा जाता है। सीमा सड़क संगठन BRO जल्द ही 4.1 किलोमीटर लंबी शिंकुला सुरंग का निर्माण शुरू करेगा। पहली बार वैज्ञानिकों ने रेखांकित किया है कि स्पर्म व्हेल मछलियों के बीच संवाद के लिए कट 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 यानी क्लिक की आवाजों का इस्तेमाल होता है। इस आवाज को कोडाज कहा जाता है और यह मोर्स कुंजी जैसी आवाज होती है। निर्मित या कृत्रिम आर्द्र भूमियां मानव निर्मित ऐसी संरचनाएं हैं जिन्हें प्राकृतिक आर्द्र भूमियों के समान कार्य करने के लिए डिजाइन किया जाता है। निर्मित या कृत्रिम आर्द्र भूमियों में प्राकृतिक आर्द्र भूमियों के समान उपयुक्त वनस्पति, मृदा और जल होता है ताकि अपशिष्ट जल का निरंतर शोधन हो सके। बाटागे क्रेटर के नए हवाई फुटेज जारी किए गए हैं। इनसे पता चला है कि यह क्रेटर जमीन पर जमी बर्फ के पिघलने के साथ हर साल बढ़ रहा है। शोधकर्ताओं ने 55 कैनक्री ई के चारों ओर वायुमंडलीय गैसों का पता लगाया है। यह एक गर्म और चट्टानी एक्सोप्लैनेट है। ऐसे ग्रहों को एक्सोप्लैनेट कहा जाता है जो हमारे सौर मंडल के सूर्य की बजाय किसी अन्य सूर्य की परिक्रमा करते हैं। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज के क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए।